चलिए चालू करते हैं आज का खेला। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने ऐसा थोड़ी किया था। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना तो तूने मेरे आदमियों से कहा था 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मैंने कहा नहीं। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। टेंशन बहुत है ना। भाई साहब ये ऑफिशियल हैंडल पे डला हुआ है कांग्रेस के। और भाई मैंने जब ये देखा था ना भाई, पहले तो मैं बहुत हंसा, मैं कहा कौन किसी तो बंदे ने बहुत बढ़िया बनाया। फिर मैं देखा ये तो ऑफिशियल हैंडल पे पड़ा हुआ है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हैं आजकल। आजकल कांग्रेस वाले ना बड़े वो हो गए, एडवांस हो गए कंपेयर टू बीजेपी वाले। सारे सरकारी महकमे दादा, सारे सरकारी महकमे, दिल्ली पुलिस वालों को आप अगर पेज देख लोगे आप बोलोगे ये किसी 16-17 साल के लड़के का अकाउंट लग रहा है भाई। वो ऑफिशियल हैंडल है, वो गाने लगाते हैं, वो ट्रांजिशन लगाते हैं कि एक बंदा जा रहा है मतलब मटर गश्ती करते हुए और फिर एकदम से देखो दिल्ली पुलिस हूँ, फिर भाई वो लगड़ा के चल रहा है। ये दिल्ली पुलिस वाले बना रहे हैं, लगा रहे हैं भाई। तो उन्होंने ऐसी यंग लड़कों को हायर किया होगा ना, यंग लोगों को हायर किया होगा बनाने के लिए, उनमें कहाँ दिमाग है। बट हाँ, ये आपने देखा है जो मतलब कि इस वक्त सबसे टॉप पे चल रहा है, जो लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, ये वाला। This is a message to all vehicle owners. My name is Mr. Ethanol. I am the man with a 200 crore brain. And I'm going to steal your petrol by turning every petrol pump into an ethanol pump. अच्छा, मुझे ये नहीं पता है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि ये एक बंदा है जिसने, आपको पता है ना ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला जो मीम टेम्पलेट है? नहीं। तो एक बंदा है, तो उसने वो रिटायर होकर के आया, उसने अपनी ये पहली वीडियो डाली थी और उसके 3 या 4 वीडियो के अंदर में मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा हो गए। तो उसने पहली वीडियो डाली थी, कुमार बंदा है, बुढ़ा है मतलब, और उम्र सीए है या मतलब कि मनी से फाइनेंस से रिलेटेड है। और वो ये उसने बनाई थी पहली रील, और भाई जो फटी थी वो, और 2-3 रील के अंदर में वो बंदा मिलियन पार हो गया। फिर हर बंदे ने अपने फील्ड के लिए ये टेम्पलेट में, आइडेंटिकल सॉन्ग, आइडेंटिकल एडिटिंग और आइडेंटिकल अपने फील्ड के स्टेटमेंट के बेसिस पर लोगों ने बना रखा। तो ये भी किसी बंदे ने बनाया। मतलब आजकल मतलब लिखा जाएगा इतिहास में कि एक जमाना हुआ करता था जब लोग आमरण अनशन करके अपना डिसेंट दायर करवाते थे कि हम आपसे एग्री नहीं करते। अब चलता है मीम वॉर, कि मीम के जरिए आप अपना एग्री नहीं करते हैं वो बताएंगे। अभी मैं वो देख रहा था जो खबरे आजम है कुणाल कामरा का, उसमें सार्थक ने एक बहुत अच्छी बात बोली और मैं उससे एग्री करता हूँ, सार्थक गोस्वामी से, क्योंकि मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ। अपनी बात खुद से कहनी है तो खुद से चिपकानी है, दूसरों का रेफरेंस देना है। तो वो बहुत सही लगी मुझे बात, और मैं उससे एग्री करता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो स्टार्ट हुआ था मोमेंट, वो मीम से स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने ये उनका कोर प्रेमाइस था कि हाँ मीम से क्रांति लाएंगे हम। बट अब उनको बोला गया कि तुम सड़क पर तो आओ ना यार, तो अब सड़क पर आ गए, तो उनका जो इंटरनेट वाला जो पूरा जिस वजह से वो बनी थी पार्टी, वो सब खत्म हो चुका है। अब वहां पर सिर्फ जैसे आम आदमी पार्टी ने अनशन किया था, जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे कि इन्होंने अनशन वंशन स्टार्ट किया, तो अब वो सिर्फ अनशन वाले मोड में है। तो वो चीज जिस बेसिस पर उनको रिकॉग्निशन आउटसोर्स कर दिया उन्होंने, वो क्या नाम है हमारे सोनम वांगचुक को आउटसोर्स कर दिया, आप करो। हाँ, आप करो, अपन दूर से देख लेंगे। बट जिस बेसिस पर आपकी पहचान बनी, आपने वो पहचान ही हटा दी और आपने बस दूसरों का पहचान ओढ़ लिया, तो वो चीज मुझे लगा हाँ बात तो बिल्कुल दम है बंदे की बात में। तो आई थिंक आई एग्री। बट ठीक है, अब याद है डिस्कशन कर रहे थे कि चलो इस वाली बात को कभी और जिक्र करेंगे। आज हमारा डिस्कशन हो रहा है E20 और गडकरी जी पर, और जो बात शुरू हुई थी वो हुई थी इतनी पुरानी। पेट्रोल कंजम्पशन ऑफ इंडिया, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ, ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं पता, ये बहुत पुराना है। और ये बंदे ने सवाल पूछा था और वो अब उतना वैलिड है। देखते हैं, जितने लोगों ने नहीं देखा है जरा देखें। petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice, and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So if you look at the petrol consumption of India, considering the kind. अच्छा, चौपी चल रहा है, जबकि आप बहुत अच्छे आ रहे हो। अरे भाई ने पूछा, मैं बताता हूँ। भाई ने पूछा कि सर ये इतना ज्यादा आप
इथेनॉल के उसके ऊपर जा रहे हैं। तो लेकिन जो हमारे भारत के अंदर में है वो बहुत ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, चाहे वो मेज हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो जो भी हो, और पानी का इतना इस्तेमाल हो रहा है। तो आपका इनपुट बोला कि ये जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं सब एंटी नेशनल ये बोल करके आगे बढ़ गए केवल और केवल। और यहाँ से फिर मतलब कि अब बात लग रही है दो तरह की चीजें हैं, क्या तो एंटी नेशनल बोल दो, और दूसरा है कि जो सवाल पूछा जाए उसका वो जवाब दो ही मत। जैसे 15 रुपए वाली बात की गई, अपन ने बात करी थी ना, एक और इसकी रील है कि 15 रुपए की पूछा गया कि साहब आपने बोला था 15 रुपए हो जाएगा तेल का भाव, ये वाला कि तो इन्होंने इसमें जो सवाल का जवाब दिया वो एक बार चलाइए, वो बहुत जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद बात करते हैं अपन। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा। अब मालूम है अभी क्या चल रहा है, प्योर पेट्रोल 160 162 चल रहा है। अगर आपको प्योर बढ़िया वाला चाहिए 15 रुपए मिलेगा भी नहीं ना, मिलेगा कैसे? आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। आपके हालांकि वो पुराने वीडियो हैं जिसमें आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। ये क्यों बंदा क्यों बोल रहा है कि मैंने कहा ये नहीं? भी बात कभी कभी हुई। अभी मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, बिल्कुल साफ खड़ी, आप जाके देख लेना, चला भी लेना, ठीक है, बैठ के। ये रहा। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे नहीं, सॉरी माय बैड। आराम नहीं से, नहीं कहा इज्जतदार नहीं, तरीके। ये तो डॉक्यूमेंटेड है हर जगह पर, का 15 रुपए हो जाएगा अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। मैंने आपको बता दो क्या कहा कि यही भी बात। अब इनका जवाब सुनिएगा, जो जवाब दे रहे हैं ना वो जवाब सुनिएगा, वो कितना ज्यादा दुखद और हास्यास्पद एट द सेम टाइम है। बाहर खड़ी, आप जाके देख लेना, ठीक है, चला भी लेना, ठीक है, बैठ के। वो गाड़ी में 100% इथेनॉल डालते हैं, 100% पेट्रोल भी डाल सकते हैं। अब इथेनॉल का रेट है 75 रुपए। वो गाड़ी जब चलती है तो वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है ऑटोमेटिक। 60% बिजली तैयार करती है, तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स। ओके, पेट्रोल डालो या इथेनॉल तैयार करती है। तो पेट्रोल और डीजल की इनोवा का जो एवरेज है और इसके एवरेज में अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का कीमत 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, इतना एवरेज उसमें मिलता है। तो इथेनॉल के कारण बचत, और 60% एवरेज फुकट में है क्योंकि वो बिजली तैयार कर रहा है। ठीक है, और इथेनॉल का रेट 75 रुपए, तो 40 किलोमीटर केवल इथेनॉल 75। ये बिल्कुल वैसी ही सी बात। आप देखिए गाड़ी जब चलती है ना तो गाड़ी चलेगी आपकी रोड पे, तो रोड हो जाएगी गर्म, आप उस पे रोटी सेक सकते हैं। रोटी सेकेंगे तो आपका चूल्हे का पैसा जो है कम हो जाएगा। अब देखिए अब आपका जो महीने का खर्चा है ना वो आपको इतने रुपए कम पड़ेगा, तो देखो कितना बढ़िया हो गया। तो ये वो वाली बात है। अच्छा, मैं एक बॉटम लाइन क्लियर कर दूं जो लोग भी सुन रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट कि गलती से ना जो मुझे बाकी लोगों से बात करते में लगा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे E20 या E85 इन फ्यूल्स में कुछ गड़बड़ है। इन फ्यूल्स में कोई गड़बड़ नहीं है। ये मतलब कि कंटेक्स्ट मैटर करता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर गाड़ी, जो गाड़ी एग्जिस्ट कर रही है, वर्सेस फ्यूल। ये जो रिश्ता है ये मैटर कर रहा है। और सरकार जितना जल्दी से बगैर ऑप्शन दिए और फटाफट तुमको लैब रैट बना करके मतलब कि तुम पे उसने वो कर लिया है, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, और जो गड़बड़ हुई है सच में उसको एक्सेप्ट नहीं करके दे रही है। मतलब इन अ नटशेल ये बेसिक है। तो हाँ दादा, आप बता रहे थे कि ये जो जवाब है वो हास्यास्पद है। अब आप बताओ क्यों। देखो 2-3 चीजें इन्होंने मिक्स कर दी। पहली बात तो इन्होंने बोला था 15 रुपए लीटर, मतलब जो गाड़ी का जो एवरेज होगा वो इतना होगा कि 15 रुपए लीटर के हिसाब से आपको लगेगा, ठीक है ना। कि मतलब रेट का तो नहीं बोला था, या बोला था 15 रुपए से इनका विशेष रिश्ता है। कभी 15 लाख बोलते हैं, कभी 15 बोलते हैं, बट दैट्स फाइन। अब इन्होंने यहाँ पर उस बात का जवाब नहीं दिया कि 15 रुपए कब बोला था, मैंने नहीं बोला था। फिर बोला कि मेरे पास फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है जो कि हाइब्रिड भी है। तो भारत में ऐसी कोई गाड़ी मिलती नहीं है, इनके पास अलग से आई होगी, या तो हाइब्रिड होती है जिसमें बिजली बनाती है, एक बैटरी होती है छोटी सी, जो कि गाड़ी जब चलती है तो उससे बिजली बन जाती है, जिससे वो गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है और आपका एवरेज बढ़ जाता है। तो तीनों तरीके से भी देखा जाए तो जो इनके पास मान लीजिए हाइब्रिड है, इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड है, तो भी उसका एवरेज मैंने निकाला अप्रोक्सीमेटली 23 किलोमीटर पर लीटर है मैक्सिमम जो टेस्टेड होता है। और नॉर्मल का एवरेज होता है 16 के आसपास, 16-17 के आसपास, 16 पकड़ते हैं।
तो दोनों केसेस में भी अगर निकाला जाए अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर मंथली बेसिस पर, मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया, तो भी 2000 किलोमीटर हर कोई चलाता नहीं है, बट मान लीजिए आप हैवी ड्राइवर हैं, आप चला लेते होंगे, तो उस हिसाब से भी 4000 रुपए का फर्क पड़ रहा है मंथली पेट्रोल में, अगर कोई बहुत 2000 भी चलाता है तो भी। तो उसको अगर सब्सटीट्यूट भी किया जाए उस पेट्रोल की कीमत में, तो भी 85 के आसपास पड़ रहा है पेट्रोल का दाम। तो कहाँ 85, कहाँ 15, कहाँ 75 है, मतलब ये दूर दूर तक किसी मैथमेटिक्स में बैठ ही नहीं रही है ये चीज जो इन्होंने बोला था। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने अपनी जिंदगी के काफी टाइम खर्च किया है एथेनॉल बनाने में, पीएचडी में, और उसके बाद भी रिसर्च करने में, तो मुझे पता है कि एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, और ये बहुत बेसिक सी जानकारी है। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, इसके लिए पीएचडी की भी जरूरत नहीं आपको, बहुत आप 10वीं 12वीं के साइंस से भी समझ सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होता है पहले तो, आप टाइम लेकर के व्हाट डज इट मीन, मैं नहीं पता होगा, आई कैन गारंटी यू क्या है ये, आप जो यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, प्लीज आप थोड़ा सा टाइम लेकर के नहीं, जितने भी पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा खोलते चलिएगा। ठीक है, मैं भूल जाना चाहता हूँ अपना पीएचडी का एरा, सबसे पहली बात तो, बट ठीक है, याद रहेगी कुछ चीजें। सबसे पहले तो एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी जो है गैसोलीन के मुकाबले, पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, ये नोन फैक्ट है। भले उसकी कीमत कम है, बट उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, कि मतलब कितने 1 लीटर में या 1 किलोग्राम में उसको कितना फ्यूल यूज हो सकता है, उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, वो एथेनॉल की कम होगी और गैसोलीन की ज्यादा होगी। तो जब आप एथेनॉल में गैसोलीन में एथेनॉल मिलाएंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब कि मैं इसी पॉइंट पर बस एक कदम आगे लेना चाह रहा था, ताकि हम इस दोनों मतलब लेयर बनाते हुए चले, कि वो जो आइडिया आ रहा है ना, वो आ रहा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम इनको, फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं। और क्या रहता है कि जो इथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन है, CH3 CH2OH, और क्या नाम है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, मतलब कि वो और ऑक्सीजन अगर कम है, अगर ध्यान से, हाँ, तो उतना ज्यादा एक तरीके से उसमें एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन को जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे, तो उसमें से बढ़िया एनर्जी निकलेगी। और इधर जो हमारा इथेनॉल है उसके अंदर में, इसलिए एक कदम कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से 65-70% तक जो एनर्जी डेंसिटी है वो इथेनॉल की रहेगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल। जहां पर इथेनॉल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वहीं पेट्रोल आपका एक, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन अगेन फंडामेंटल आइडिया वही है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अब आप आगे लीजिएगा। हाँ, तो बेसिकली मॉलिक्यूल की हर किसी की एनर्जी डेंसिटी होती है ना, कैलोरीफिक डेंसिटी होती है, तो वो कम है एथेनॉल की ऑलरेडी। तो आपने जब डाल दिया 20% 1 लीटर प्योर गैसोलीन में, मतलब पेट्रोल में, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कम हो गई। तो मतलब वो चाहते ना चाहते, भले वो प्योर भी हो, उसमें पानी वानी की बात जो करेंगे आगे, नहीं भी हो, तो भी उसका जो माइलेज है वो कम होगा। तो जितने भी कम माइलेज की बातें चल रही हैं वो इसी वजह से चल रही है, क्योंकि उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है, कैलोरीफिक डेंसिटी कम है, तो उसकी माइलेज उतनी आ ही नहीं सकती, वो उतना पावर दे ही नहीं सकता, उतना ज्यादा जो पिस्टन जनरेशन होता है, पिस्टन जब को ताकत देता है, वो उस किसी भी आईसी इंजन में जब फ्यूल जाता है, फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल पिस्टन को पावर देता है, जिससे पिस्टन ऊपर नीचे होता है, राइट। और उसी पिस्टन से आपका इंजन जो है वो इंजन चलता है। ये सिंपल भाषा में अगर मैं बता सकूं तो अगर कम है एनर्जी डेंसिटी तो माइलेज कम होगा, कम वो ताकत दे पाएगा इंजन को। तो बेसिकली वो, तो ये तो सीधी बात है कि एनर्जी डेंसिटी कम हो, माइलेज कम होगा ही होगा भाई साहब। जितना एथेनॉल मिलाते जाएंगे उतना माइलेज कम होता जाएगा। दूसरी बात, एथेनॉल जो है अट्रैक्ट्स मॉइस्चर, क्योंकि पानी के साथ वो मिक्स हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, तो पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी में अच्छे से मिक्स हो सकता है एथेनॉल बहुत आसानी से। तो जैसे ही बारिश का मौसम आएगा या किसी भी तरीके से पानी जाएगा तो वो बैठ जाएगा उस में जाके, जबकि पेट्रोल के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो दोनों केसेस में हाइग्रोस्कोपिक है। तो हाँ, बताइए। हाँ, नहीं, मैं बस वो अपन लेयर्स सेम, हाँ, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे हैं इस पॉइंट पे रहूंगा, तो हम लोग मिल बांट करके वो लेयर बनाते चले जाएंगे। तो जो इथेनॉल है वो
पूरे तरीके से, मतलब हम जब भी इथेनॉल की बात होती है ना, वाटर के कंटेक्स्ट में होती है, तो वाटर पूरे तरीके से हाइड्रोफिलिक है, तो उसके कंटेक्स्ट में हम उसको हाइड्रोफिलिक बोल करके कि हाँ आप दारू में पानी मिला देते हैं, तो लेकिन सही मायने में जब देखा जाएगा तो एम्फीपैथिक है, क्योंकि उसमें 2 कार्बन की एक चेन हो गई और एक OH ग्रुप हो गया। तो OH ग्रुप तो पोलर हो गया, जो कि पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, और दूसरी तरफ मेरा CH3CH2 है, जो कि पेट्रोल वाले पार्ट से डिजॉल्व वाला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उस पे काम कर सकता है। तो अगर आपकी गाड़ी लंबे समय के लिए खड़ी रहती है और उसके पास ज्यादा टाइम है उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर में, अगर आपका फ्यूल कम है तो ऊपर एयर है, और डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से राज्य में रहते हैं वहां पर आपकी नमी क्या रहती है, मॉइस्चर का परसेंटेज क्या रहता है एयर के अंदर में, वही पर्टिकुलर परसेंटेज आपका टंकी में जो स्पेस जो बना बचा हुआ है वहां पर भी वही पर्टिकुलर नमी है। और जितने लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी रहेगी उन लोगों की ज्यादा मौत है, क्योंकि अब उस मॉलिक्यूल के पास ज्यादा समय है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और फेज सेपरेशन हो जाएगा, मतलब कि जो लैब के अंदर में पूरा का पूरा आपका पानी अलग और नीचे आपका पेट्रोल वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अब इसकी वजह से भी सेकंड लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पानी अपने आप में, जो जैसे मैं इस कमरे में हूं, तो अगर मैं पानी हूं, तो इस कमरे के अंदर में अगर ये पेट्रोल टंकी है तो मैं क्या करूंगा कि रिएक्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर वॉल से ये जो रबड़ वगैरह लगी होती हैं उनसे रिएक्ट करने की कोशिश करूंगा। जब लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कार, जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने ये फलाना मॉडल जिसमें पूरी वो डाल लो, क्या नाम है, इथेनॉल डाल लो, कुछ नहीं होता, उसका मतलब ही ये है कि जब वॉल को इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो पानी से इथेनॉल से रिएक्ट ही ना करें, जो कि अभी ऑप्शन ही नहीं दिया आपने आम आदमी को। दूसरा कि आप रबड़ वैसी बनाएंगे, आप जो अंदर की कोटिंग करना पड़ेगी आपको कि वो रिएक्ट ना करे इस तरीके से। और इसी को बोलते हैं वो छोटी मोटी चीजों को ऊपर नीचे करके कि हाँ ये इंजन अब आपका इथेनॉल के साथ भी कंपैटिबल है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू पेट्रोल की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे। जब क्यों कोई व्यक्ति पैसा लगाएगा कंपनी फालतू में, अगर उसका पेट्रोल इंटरेक्ट ही नहीं करता है तो वो बोलेगा ठीक है चल जाएगा काम। हाँ आप ऐड करें। मैं आपको बीच में देख नहीं पा रहा हूँ, तो क्योंकि वो चॉपिंग हो रही है ना बीच में, तो अगर मैं आपको देखना पाऊँ तो आप बोल देना, बीच में इंटरप्ट कर देना, क्योंकि आपका बीच में फ्रीज हो रहा है। आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब होगा आइडियल केसेस में। ये कोरोजन वाली बात है, कोरोजन स्लो डाउन होगा आइडियल केसेस में, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलरेडी हमारे देश में जो स्टोरेज की कंडीशंस है वो बहुत पुअर हैं। जो कि टैंक होता है ना पेट्रोल पंप्स का, जो टैंक होता है उसकी कई बार जैसे दूर दराज में है पेट्रोल पंप, तो वहां पर इतना अच्छे से सीलिंग नहीं होती, तो उसमें पानी वानी भी चला गया ना, थोड़ा बहुत भी कुछ बूंदे भी पानी चला गया, तो वो पानी धीरे धीरे करके वो पूरा जो हम बात कर रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, उसकी वजह से बैठेगा वहां पर, और जब वो पानी आपके पेट्रोल टैंक में जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो जो कोरोजन लेट होने वाला था एथेनॉल की वजह से, वो थोड़ा और एक्सेलरेट होगा। दूसरी बात, अभी जो कई पेट्रोल पंप्स पर बहुत सारे रील्स में देख रहा था जिसमें वो सीधे वो जो हम बता रहे हैं ना कि सेपरेशन वाला पानी पेट्रोल ही निकल रहा है, जिसमें पानी भी है, एथेनॉल भी है और वो भी है, तीनों चीजें मिलकर 3 फेजेस बना दे रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर दिख रहा है, कई जगहों पर तो सीधे शुगर केन जैसा पेट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि येलो कलर का बिल्कुल कि गन्ने का जूस ही डाल दिया है वहां पर। मैंने देखा, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई कहीं रूअफ़ज़ा जैसा निकल रहा है, कहीं आम रस निकल रहा है, कहीं सब जगह अलग-अलग फ्लेवर का है। फ्लेवर का के मतलब कि पियो मोदी जी ने निकलवाया है। खैर अलग-अलग फ्लेवर का है साहब आपकी गाड़ियों के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, ये अवश्यम भावी प्रॉब्लम्स है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी को चूज करने का मौका नहीं मिला। जैसे जनरली ब्राजील की बात करते हैं ना ये लोग अधिकतर E85 में, तो ब्राजील में तो मेन्यू लगा होता है पेट्रोल पंप्स पर कि साहब E85 है, E70 है, E20 है या 100% पेट्रोल है। सारा ऑप्शन आपको दिया होता है, आप ले सकते हो वहां पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इनफैक्ट जो दोनों अप्रोच कर रहे हैं ना ब्राजील वाले बॉटम अप अप्रोच भी कर रहे हैं कि आम आदमी को ऑप्शन दे, और वो टॉप डाउन अप्रोच भी कर रहे हैं कि वो कंपनियों से बात करके ऐसे मॉडल ही बना रहे हैं जो सर लेकर के आए हैं, जो दोनों तरीके से काम कर पाएगा, मतलब कि इथेनॉल और पेट्रोल के साथ। हाँ आप कुछ करते रहे।
क्या होता है कि सब हम ले लेते हैं, दूसरे देशों का मॉडल उठा लेते हैं, बट देखते नहीं कि उन्होंने कितना टाइम लगाया। ब्राजील का जो एग्जाम्पल है ना, वो हम पढ़ते थे अपने कोर्स वर्क में पीएचडी में, कि ब्राजील ने कैसे 25 साल 30 साल के आसपास लगाए हैं इस E85 को सुदृढ़ तरीके से लाने के लिए अपने देश में। ऐसे ही नहीं ले आए थे वो किसी भी दिन कि भाई अब से E20 पेट्रोल बिकेगा नो मैटर व्हाट। अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जो बायोफ्यूल पॉलिसी है वो 2030 तक लाना था गवर्नमेंट को। E20 का जो मैंडेट है उनका, क्योंकि दो तरीके से, कि एक तो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम होगी, कि हमारा बहुत तेल लेते हैं हम बाहर से, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, तो उस वजह से हुआ है। एक तो जो गवर्नमेंट बता रही है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा कि इथेनॉल जो है इंडिजीनियस है, अपनी तरफ से बनता है, तो फार्मर्स को फायदा होगा और जो उसका दाम हम कम देंगे अपनी जेब से। तो दोनों तीनों चीजें उन्होंने बोलकर ये जो इथेनॉल पॉलिसी थी कि 2030 तक हम E20 मैंडेट को लागू करेंगे, वो 2025 में इन्होंने 5 साल में ही ला दिया था वो चीज। 2025 में नवंबर, आई थिंक नवंबर दिसंबर की बात है जहां तक मुझे याद आता है, E20 लागू कर दिया था सीधे सीधे 5 साल पहले। क्यों जल्दी थी? आज तक गवर्नमेंट का कोई काम जल्दी नहीं हुआ, लेट होते हैं बल्कि। अब इसमें किसको फायदा पहुंचाया गया वो आपको पता है। शुगर मिल्स किसकी हैं आपको पता है, कांग्रेस के नेताओं की हैं शुगर मिल्स, जिसमें गडकरी जी का भी हिस्सा है बहुत अच्छे से, और उनके बच्चों की जो कंपनीज है वो आपको पता है कि सियान एग्रो और दूसरी का नाम मुझे पता नहीं कौन सा है, कि उनमें एथेनॉल आता है। पर वो कहते हैं कि मेरे बच्चों की को ज्यादा फायदा नहीं मिला है, बट खैर वो डिबेटेबल है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब वो इस पॉइंट पे तो मुझे ये लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें नेता लोग मोनोपोली नहीं लेकर के बैठे हैं। आप देखें जिस भी धंधे में थोड़ा सा भी अच्छा पैसा बन सकता है ना, कोयले जिसमें भी आपके टेंडर निकलने होते हैं, वो सारे के सारे आपके नेता बनता क्यों है भारत के अंदर में तो आपका कांड कोई भी हो, आपको मिल जाएंगे इनके बच्चे कि या तो इनके भाई भतीजावाद, वही मोहन वाला जी जो कि जी पूरे खानदान को जमीनें दिलवा दी। आप रियल स्टेट में जाओगे तब भी आपको मिल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में जाओगे तब भी आपको मिल जाएंगे, कोयला, फॉसिल फ्यूल, कुछ भी जहां पर भी पैसा बन सकता है अच्छा खासा, नेता नहीं वहां पर नजर आएगा तो क्या आम आदमी थोड़ी वहां पर नजर जो है वो आएगा तो पर इसको हमेशा देशभक्ति की नजर से क्यों देखते हैं हम, कि मतलब हम किसी में फॉल्ट देख ही नहीं पाते हैं। मतलब कि अभी एक रील चल रही थी जिसमें रवि किशन गया हुआ है ना, रवि किशन एक शो में गया हुआ है, तो उसमें वो बोलता है कि अब तो मुझे बीच उसमें शो छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे देश की ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। भाई साहब ने एक भी काम नहीं किया अभी तक MP रहते हुए, एक भी काम। आप हर पिक्चर में, हर वेब सीरीज में, हर एड में, हर जगह पर उनको देख सकते हो काम करते हुए, देश की ड्यूटी निभाते हुए, बट एक्चुअल काम जो करना वो नहीं करेंगे। तो हर चीज में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये तो देश के लिए किया गया काम है, मतलब जबकि इसमें देश से कोई लेना देना है नहीं किसी को। अदरवाइज तो रोड्स टूटती नहीं 2 महीने के अंदर में, जो नेशनल हाईवेज तक टूटे हुए हैं वो टूटते नहीं अभी तक। आजकल तो बहुत ज्यादा आ रही है नेशनल हाईवेज की। मेरे को लग रहा है अब इन लोगों ने ना और धन का बुरे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इनको लग रहा है अब तो गडकरी जी का डाउनफॉल शुरू हो ही गया है तो कर ही लो और आयरनी की बात देखो, गडकरी जी नेशनल हाईवे मिनिस्टर ही है, हाईवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही है और उसके अलावा उनकी सारी न्यूज आती हैं एथेनॉल और पेट्रोल के लेकर, जो कि भाई ये वाले भाई साहब हैं हाँ, जब तक जिनको कोई पता भी नहीं होगा कि मैं कौन सा मिनिस्टर हूँ जब तक कोई नेता अनशंड बयान ना दे दे तब तक हमारा भी तो ध्यान नहीं जाता कि कौन कौन सा मिनिस्टर है। मतलब कि हम अपने कोई आइडिया नहीं है कि अच्छा ये थे क्या। अपने को तो लग रहा था पेट्रोलियम वाले जो है गडकरी जी ही संभाल रहे हैं, वो 2-3 डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं लोगों को। लेकिन फिर इन्होंने ये वाली बात इनकी जो बड़ी पॉपुलर हुई थी, अरे भाई इट्स नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट व्हेन यू हैव एथेनॉल they use it in racing cars also, the acceleration increases. What is that thing called, the knocking, that improves mileage. इनके ना आसपास में लोग रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, इनके आसपास में लोग रहते हैं जो ना इनको पॉइंट्स देते होंगे, सर आप ना ये बोल देना ये कि ये, क्योंकि उसने बंदे ने भी पता किया होगा। ये नहीं बताना कि भाई वो जो रेसिंग कार वाले होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है कि फ्यूल कितना यूज हो जाएगा, उनको चाहिए कुछ और, उनको चाहिए एफिशिएंसी, उनको चाहिए कि एक खास इंजन के अंदर में वो, जैसे ये जो होता है ये थोड़ा सा हीट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है।
एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। तो आप जानते हैं कि जो रेस कार के इंजन होते हैं भाई साहब पूरा गर्म होकर के फटने को तैयार है, और अगर आप ज्यादा फ्यूल दे करके इस तरीके का इंजन बना सकते हैं जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, इस लिहाज से कि आपको मतलब रेस आपको जीतनी है ना, आपको अमाउंट ऑफ फ्यूल से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उस तरीके का इंजन भी डिजाइन करेंगे और उस तरीके का फ्यूल भी डिजाइन करेंगे जो मिल करके बेसिक साइंस को इस्तेमाल करेगा, ताकि आप अपना जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाए। अब कर रहे हैं वहां का आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कि वो लोग एक खास चीज के लिए वो चीज ऑप्टिमाइज कर रहे थे, और दे आर राइट एब्सोल्युटली। लेकिन भाई अपने ये हमारे पास स्प्लेंडर है, भारत के गांव में स्प्लेंडर है वो नहीं चल रेसिंग भी करनी नहीं, पर ये क्या है ना, जैसे आपने बताया ना, यस मैन होते हैं आसपास में, क्योंकि मंत्री जी को तो ऑब्वियसली साइंस का सब ही नहीं पता, तो वो बोल देते हैं कि हाँ जी ये तो क्लीनर बर्निंग फ्यूल है, तो साइंस भी मानता है, ये तो आप बोल दीजिए लोग समझ जाएंगे। तो क्लीनर बर्निंग फ्यूल है भाई साहब, बट हमें नहीं चाहिए क्लीनर बर्निंग फ्यूल। हमारे पास अगेन स्प्लेंडर है, हमारे पास नॉर्मल गाड़ियां, मारुति की गाड़ियां खरीद रखी है लोगों ने, जो कि E10 के लिए भी कंपेटेबल नहीं है, जो आपने सीधे E20 के लिए उसको कंपेटेबल बना दिया जबरदस्ती में। और दो चीजें थी इसमें, एक तो IOCL या BPCL के किसी बायोफ्यूल प्रोग्राम के हेड थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि ये तो जो उन्होंने गलती से बोल दिया होगा, आई डोंट नो, कि जो हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली कि ऐसा होगा, माइलेज कम होगा और इंजन पर असर पड़ेगा। तो उस स्टेटमेंट को हटा दिया गया था तुरंत ही। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने बोला कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है, हमें नहीं पता कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ माना है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है, और हमें देख रहे हैं कि गाड़ियों पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक्सपेरिमेंट का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। बहुत लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं, इंजन सीज हो चुके हैं, दिस एंड दैट। ये दादा ये एक्सपेरिमेंट भी तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट कब कंसिडर करा जाएगा? जब कंट्रोल ऑप्शन होगा और यू कंट्रोल हो और ऑप्शन दिया जाए। और तीसरा, तुम लोगों की बात सुनो तो सही, तुम जैसे ही 2 वीडियो आते हैं, जैसे कि मैं मानता हूं, जैसे ये वाला बंदा जो था, जो चिल्ला रहा था, पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो नितिन गडकरी ने रिप्लाई भी दिया इस बात का। लेकिन अगर इस बंदे की गाड़ी बढ़िया भी चली होती, इस बंदे की गाड़ी बेकार भी चली होती, साइंस के लिए डज नॉट मैटर, क्योंकि तुम एक बंदे को लेकर के पूरे देश की पॉलिसी नहीं डिजाइन करते हो। क्या करना पड़ेगा? आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे, आपको कंट्रोल ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे, और जो लोगों का एक्चुअल इनपुट आएगा उसको दायर भी तो करना पड़ेगा। आपकी टेंडेंसी ही लग रही है कि डिस्कार्ड करने वाली, कि आप मतलब बायस इतना तगड़ा है कि भाई गिरेबान पकड़ पकड़ के देश के सारे जितने भी कार के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको बिठा करके मीटिंग करवाइए कि बताओ, बोलो सबको कि कुछ के फ्यूल बढ़िया है। अरे फ्यूल तो बढ़िया है, फ्यूल कभी प्रॉब्लम नहीं था। लोगों को लग रहा है E20 E85 प्रॉब्लम है। इट्स द कंपैटिबिलिटी इशू। जितना जल्दी से तुमने चालू कर दिया है कि तुम्हारे पास इंजन किसी और चीज का है, उसमें किस तरीके से धीरे धीरे आप ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे। लेकिन वही है ना, ये वाला पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पार्ट के आप एक बंदे से पॉलिसी नहीं बनाएंगे, आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन आपने दिया भी नहीं है। तीसरा कि भैया जो बंदा अगर डिसेंट कर रहा है, मतलब कि अगर आपके आइडिया से एग्री नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि उसकी गाड़ी खराब हुई है, तो लिखो तो सही उसकी पहले रिपोर्ट, तभी तो कंपेयर करोगे कि हाँ इतने लोग बोल रहे थे कि सही है, इतने लोग बोल रहे थे नहीं है, चलो अब इसको रूल आउट करो या रूल इन करो। बट सबसे अलार्मिंग बात है कि ऑप्शन नहीं दिया गया लोगों को, और लोगों को समझने का मौका नहीं दिया गया, और सीधे E20 लागू कर दिया गया विदाउट मतलब ये जानते बूझते हुए कि देश में 90% से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो E20 कंपैटिबल नहीं है, और उनमें प्रॉब्लम आएंगी। और दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना पल्ला झाड़ा कि साहब अगर कोई प्रॉब्लम होगी E20 के हिसाब से, जितने भी उसमें लिखा हुआ होता है ओनर्स मैनुअल में, ये मैंने देखा एक्चुअली जब मैं वीडियो बना रहा था पहले E20 पर, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर कोई फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी ना बेच रहे हैं फ्यूल, हम तो गाड़ी बेच रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि E20 के कंपैटिबल नहीं है वो, अनलेस कि वो 2000 आई थिंक 18 के बाद बनी हुई या 20 के बाद बनी हुई गाड़ी है, तो वो कंपैटिबल नहीं है। और अगर आप डालोगे उसमें E20 फ्यूल तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम दोनों तरफ से मर गए, हम उधर से भी मर गए, हम इधर से भी मर गए। हम जाएं तो जाएं क्या कहाँ, और करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाली बात है हमारे साथ में। नो ऑप्शन। इंसेंटिव इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड आउट के आखिर चल क्या रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी आर द बेस्ट प्लेस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपना घाटा नहीं करवाएगी। वो हमेशा जितनी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा जरूरी है कि मार्केट की सारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन उनके पास हो। वो
बिहेवियरल उस पे नहीं चल सकती, क्या नाम है, लोगों के जो फालतू बयान होते हैं उस पे नहीं चल सकती, कि उनका पैसा अटका हुआ है। तो अगर उनको पता चल रहा है कि इस तरीके की कोई चीज हो रही है जिसके अंदर में फ्यूल उनके इंजन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, वो डेफिनेटली इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई इस तरीके के रूल्स निकालेंगे अपने, कि भाई ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा बन सके, क्योंकि दे नो फॉर श्योर कि क्या एक पर्टिकुलर फ्यूल जो मिक्स्ड विद जो भारत में फेस सेपरेशन हो जा रहा है, पानी आ जा रहा है, इथेनॉल आ जा रहा है, और आपका कंपैटिबिलिटी इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से आपके अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो इन इंश्योरेंस कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। और सेम गोज फॉर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एज वेल, कि ये इनको ढूंढो कि वो जो डिनायर है ना, जो क्लाइमेट चेंज वगैरह के जो डिनायर होते हैं, उनको दिखाओ कि किस तरीके से कंपनी जो बड़ी बड़ी होती हैं वो उनके एनवायरमेंटल वाले बंदे एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरीके से उनके लॉयर विंग होती है ना, उसी तरीके से उनकी एनवायरमेंटल विंग्स होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए सो दैट दे कैन हैव द बेस्ट एज पॉसिबल। और मतलब कि सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी डिबंक कर देती, और इसलिए वी आर टेकिंग टू मच टाइम ऑन दिस पार्ट, के जहां सबसे ज्यादा इंसेंटिव है ना वहां देखो, और सबसे ज्यादा इंसेंटिव आपको पता चलेगा इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास है, और उन्होंने साफ बोल रखा है कि ये जाएगा गलत फ्यूल डालने वाली कैटेगरी में, कि और गलत फ्यूल डाला जाना कस्टमर की प्रॉब्लम है, कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी, और इससे उनके पैसे बनेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये आप इम्पोज नहीं कर सकते, दोनों तरफ से आप किसी की बैंड नहीं बजा सकते यार, ये तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। और मैं आपको बताऊं इंश्योरेंस वाली बात, कि कोविड के दौरान जब मैं कनाडा में था तो गाड़ियां कम चल रही थी उस दौरान, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है जहां जिस प्रोविंस में मैं था वो वहां की सबसे मालदार कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट है, क्राउन कंपनी है, तो सबसे मालदार कंपनी है एसजीआई करके, सस्कैचुअन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, मतलब है सरकारी, बट वहां पे इंश्योरेंस रेट ज्यादा होते हैं। तो कोविड के दौरान गाड़ियां कम चली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर किसी कार ओनर को जो कि एसजीआई के अलावा बहुत कम ऑप्शन होते हैं वहां पर, तो उसको उन्होंने पैसा दिया है वापस, कि भाई किसी के पास 2 गाड़ियां हैं तो $1000 आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, क्योंकि क्लेम्स कम हो गए, क्योंकि गाड़ियां कम चली हैं कोविड के दौरान। तो ये भी हुआ है वहां पर। अब ये बिल्कुल स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरी साइड पर है, ये वही है कि यहाँ पर कोई मरता है, यहाँ पर क्रूड ऑयल का जब प्राइस कम हुआ था तो सरकार ने पैसे थोड़ी कम करे थे, जब पूरा खाया था वो नीचे तक गया ही नहीं था बंदों तक। वही कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के दाम आप डायनेमिक क्यों नहीं करते हो, आप उसके दाम फिक्स क्यों कर रहे हो, आप सीधे सीधे कंपनीज को बोलो ना कि आप अपने हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम, पेट्रोल के दाम तय कर सकते हो, अपना कमीशन रख सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगेन कनाडा का एग्जांपल दूंगा, वहां पर डायनेमिक है, रोज दाम बढ़ेंगे रोज दाम घटेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इंसेंटिव है ना, आप देखो ना कि इंसेंटिव है सरकार का, कि उसने हमें वो बिल्कुल लेज पोटैटो कंपनी की तरह काम कर रही है। अगर भाई आपके घर गली में जब आलू वाला आता है तो उसका दाम हर दिन बदलता है, हर दिन आलू ऊपर हो सकता है दाम, हर दिन आलू का दाम नीचे हो सकता है, लेकिन आपके लेज के पोटैटो चिप्स का पैकेट का दाम कभी नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें मार्जिन ही इतना तगड़ा ऐड कर दिया है कि जो भी फ्लक्चुएशन होनी है आलू के प्राइस की डे टू डे बेसिस पर, उनका मार्जिन हमेशा अप रहेगा, और जिस दिन आलू का दाम बहुत नीचे चला गया उस दिन तो उनका फायदा और भी हो जाएगा। सेम गोज फॉर सरकार एज वेल, कि उन्होंने फ्लक्चुएशन से इतना ऊपर रखा हुआ है कि जिस दिन क्रूड ऑयल बहुत नीचे गया था उस दिन भी वो चुप ही रहे कि हाँ जितना चल रहा है चलने दो, क्योंकि क्यों मतलब कि नीचे तक फायदा जो है पहुंचाना है, अपने पास अपनी ताकत बनेगी, तो उन्होंने जहां उनकी ताकत थी और इस्तेमाल की। क्यों? और इसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा ना, इसको उन्होंने वैट के दायरे में रखा, और वैट 2 तरह का होता है, एक स्टेट वाला वैट लेते हैं और एक होता है सेंट्रल वाला वैट। दोनों के दोनों प्रोपोर्शन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। अब अगर आप एक सिंपल सी लिस्ट निकलवाएंगे ना किसी भी मॉडल से, तो आपको सीधे सीधे बता देगा कि कितना तो स्टेट लेता है और कितना सेंटर लेता है दोनों में, और कितना सरकार खरीदती है उसको, पेट्रोल को, क्रूड ऑयल का भी छोड़ दीजिए, रिफाइनमेंट के बाद सरकार कितना ज्यादा रेट पर खरीदती है, और उसको फिर वैट लगाकर कितना हमारी वैट लगा देते हैं उसमें, मतलब ऑलमोस्ट डबल है वो प्रोपोर्शन बेसिकली। जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाता है, 2.3 या 2.5% टाइम्स बढ़ जाता है वो पेट्रोल का दाम। लेकिन दादा मैं अगले 2-3 साल के अंदर में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि
वो आ रहा है प्योर साइंस के नज़रिए से। एनामॉर्फिक लैब है डीप माइंड वाली, जो कि प्रोटीन्स डायरेक्ट सिंथेसाइज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको क्या सिंथेसाइज करवाना है। भारत के अंदर में जब इथेनॉल बन रहा है या दुनिया में भी जहाँ पर भी इथेनॉल बन रहा है, वो 2 तरीके से बन रहा है। पहला फर्स्ट जेनरेशन जिसके अंदर में आप डायरेक्टली शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, गन्ना, मेज़, चावल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी यही तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं ज़्यादातर। और इसके डायरेक्टली आप यीस्ट से फर्मेंटेशन करा करके इथेनॉल ले रहे हैं। और जो सेकंड जनरेशन है दैट इज फ्रॉम एनी पराली, मतलब कि जैसे मतलब आपने खाने का पार्ट ले लिया। हाँ, सेल्यूलोजिक वाला, अपनी lignin वाला। पीएचडी उसी पर है, सेकंड जनरेशन वाले पर ही है। लिग्नोसेलुलोजिक फीडस्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम लिग्नोसेलुलोजिक फीडस्टॉक वाज द टाइटल ऑफ माय पीएचडी थीसिस, जिसमें हमने व्हीट स्ट्रॉ और मैंने मतलब काम कनाडा में किया सारा, मैंने इंडिया में कोई काम नहीं किया, बट बता रहा हूँ कि मतलब व्हीट स्ट्रॉ और मतलब 5-6 फीड स्टॉक्स को कंपेयर किया था और बाद में उसका टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस भी किया था। और इट डज नॉट फेवर अनफॉर्चुनेटली, कि मतलब इतना ज़्यादा फेवर में नहीं आता है टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस बेसिकली, कि ये जो काम किया जाएगा लार्ज स्केल पर क्या वो फेवर में है एनवायरनमेंट के, और टेक्निकली मतलब क्या वो पैसा बचेगा इंडस्ट्री के पास या नहीं, और एनवायरनमेंट के लिए वो फेवरेबल है कि नहीं। तो इतनी इंटेंसिव प्रोसेस होती है ये सेकंड जनरेशन की, तो वो इतना ज़्यादा क्योंकि उसमें आपको पहले प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर आपको एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर फर्मेंटेशन का कॉस्ट है, फिर प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट है, तो इट एड्स अप एट ईच स्टेज। यस, एंजाइम मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत महंगे पड़ रहे थे, जो कि अब ये वाली जो लैब मतलब कि जो कि लैब में अपनी मर्जी से डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें सबस्ट्रेट देना है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं थी ना पहले कि सबस्ट्रेट के बेसिस पर प्रोटीन ही डिजाइन कर दिया जाए। तो ये जो लीप आई है, लीप ऑफ वो आया है, तो उसको लेकर के मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ कि ये जैसे ही आ जाएगा ना, एंजाइम्स का प्राइस जाएगा बिल्कुल ऑलमोस्ट नील की डायरेक्शन में, और फिर आप इन जो सेकंड जनरेशन के अंदर में जो भी आपके पास बचा हुआ पराली है, वाला बचा हुआ छिलका वगैरह, जो भी सेल्यूलोजिक लिग्निन वाला जो कंटेंट है, उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, और फिर वो बेटर हो पाएगा। मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 2011 में मैंने लिख ली थी थीसिस, 12 में सबमिट की थी, तो अब कितना चल रहा है 26, तो जितने भी साल आप लगा लीजिए, 14 साल 15 साल पुरानी बात है। तो और अभी भी है नहीं लाइक अभी भी मतलब कि दिख रहा है कि हाँ, लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 4 से 5 सिंथेटिक एंजाइम्स के केसेस आ गए हैं, और ये जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा इजी और फिजिबल होता चला जाएगा। उस नजरिए से मैं बोल रहा हूँ केवल और केवल। बट अभी भी एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक दोनों में ही ये ब्रेक इवन नहीं कर पाया है। हम भी जानते हैं कि जब तक कितने सालों तक जो आपके सोलर पैनल हैं वो ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे थे एनवायरमेंटल प्लस इकोनॉमिकल कॉस्ट, और अभी जाकर के उन्होंने करना शुरू किया है, और तब जाकर बाकी क्योंकि आप देखो ना इसमें कॉस्ट किस किस लेवल पर आती है। मैं आपको बहुत छोटा सा दे देता हूँ एक स्नैपशॉट। सबसे पहले तो आपने फसल को अलग अलग किया, तो वो जो दूसरा वाला पार्ट है जैसे हम एथेनॉल बनाएंगे, जो जिसको हम स्ट्रॉज बोल रहे हैं, वो दूसरा वेस्ट पार्ट बोल रहे हैं, उसको उठाना और ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लेके जाना, वो इतना ज्यादा कॉस्टली, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, राइट, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो या तो उसका पैलेटाइजेशन करके लेके जाओ, तो एक कॉस्ट वहां पर ऐड हो गई। ऐसे ही लेकर जाओगे तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ऐड हो गई। वहां पर फिर उसको अलग सेग्रीगेट करना है, क्लीन करना है, सब कुछ करना है, प्री ट्रीटमेंट करना है, एसिडिक एल्कली सब कुछ उसमें ऐड करना है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है ना, उसमें बाकी सारी चीजें हैं। तो उसमें से शुगर को निकालना पड़ेगा, बाकी चीजों को निकालना पड़ेगा, या उसको लायक बनाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के। उसके बाद उसमें हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो एंजाइम से पहले भी आपके 2 स्टेप्स ऐड हो जाते हैं बड़े बड़े, ट्रांसपोर्टेशन वाला, पैलेटाइजेशन वाला, और फिर उसका ट्रीटमेंट। तो उसके बाद एंजाइमेटिक आता है, जो कि एंजाइम महंगे आप बोल रहे हो। अब एंजाइम वाला ट्रीटमेंट हो, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। उसके बाद जो से शुगर बनी प्री ट्रीटमेंट से पहले, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें कुछ एसिड ट्रीटमेंट किया तो प्रॉब्लम आ जाती है।
तो दैट एड्स अप कॉस्ट एट एवरी स्केल। और फिर फर्मेंटेशन और फिर प्यूरिफिकेशन इज वेरी कॉस्टली एज वेल। तो इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट किया था हमारे सुपरवाइजर साहब ने भी हम पर कि चलो तुम्हारे को करवाते हैं पीएचडी इसमें, बट दैट डिड नॉट गो वेल फॉर मी एट लीस्ट। सॉरी इतना बड़ा रेंट है क्योंकि मेरी जिंदगी के 5-6 साल गए इसमें, तो देखने वाले लोगों को बोल रहा होगा कि क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है। लेकिन लॉन्ग शॉट है ना, ये लॉन्ग शॉट एज इन अगर ये काम कर गया होता ना, तो आप जहां बैठे हुए होते ना इस वक्त, यू कुड नॉट हैव इमेजिन, मतलब समझ रहे हो ना कि किस लेवल पे फट जाएगा अगर इस तरीके की चीज अगर बन जाए रिसर्च के जरिए। तो आप राज कर रहे होते, जैसे कि जब ये क्रिस्पर वाला काम किया दोनों ने, मतलब कि डाउडना लैब का और उसका, अब जैसे ही वो फटा तो वो राज कर रहे हैं दुनिया पे लिटरली। गलत तो समय पर पैदा हो गया। देखने वाले लोगों के दिमाग ना फटे तो प्लीज बने रहें इस वीडियो में, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि इट इज नॉट दैट सिंपल। हाँ, लेकिन मोटा माटी निकाल करके बेसल पॉइंट यही पड़ रहा है। हम इसके सारे जो मेरे को लग रहा है कि हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे हमने आज एनवायरमेंटल वाला परिप्रेक्ष्य या पानी वाला परिप्रेक्ष्य छुआ ही नहीं आज, तो मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हम हर पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के एक पर्टिकुलर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन हम शायद ना करें क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, हम पूरी की पूरी निकल के नहीं आती है पूरी की पूरी इकोनॉमिक वैल्यू, देखेंगे नहीं लोग। बट हाँ, जो कस्टमर सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जरूर ले सकते हैं कि भाई कस्टमर्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, वो बात हमने की ना, उसको और ज्यादा हम डिटेल में देख सकते हैं कि लोगों के पास तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या करें। और दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी पर हमें आगे जाना चाहिए था, जबकि हम टेक्नोलॉजी में पीछे जा रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल वाली टेक्नोलॉजी तो पेट्रोल से भी पुरानी है। सबसे पहले एथेनॉल से ही गाड़ियां चलाई गई थी, उसके बाद पेट्रोलियम का आविष्कार हुआ, उसके बाद हम पेट्रोल से गाड़ी चलाने लगे, तो एथेनॉल वाली टेक्नोलॉजी गई भाड़ में। उसके बाद हमें लगा कि यार थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए बेहतर किया जाए, तो फिर मिक्सिंग करने लगे। उस दौरान आ गई इलेक्ट्रिक वाली टेक्नोलॉजी, सोलर वाली टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी, वो सब आ गई। तो जापान में चल रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली, बहुत जबरदस्त इन्वेंशन वो लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अभी भी E20 और इसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं करो, खेलो। ये अच्छा है कि ऐसे कांड होंगे ना तो बातें खुलेंगी तो लोग अवेयर होंगे तो 4 लोग काम भी करेंगे उससे रिलेटेड। बढ़िया है, करो। वरना तो वो मेरे को सिचुएशन ज्यादा खराब लगती जब कोई लेना देना ही नहीं है समाज और जो काम करने मतलब के नेता वगैरह के अंदर में आइडिया नहीं लगता। इतना तगड़ा पर्दा होता था कि उधर की साइड क्या चल रहा है इधर वाले लोग जानना ही नहीं चाह रहे हैं, ना कोई जवाबदेही ना कोई बातचीत। अब कम से कम हर बंदा वीडियो बना रहा है। ये मतलब कि एक बंदा जिसने रैंडमली अपनी टोयोटा गाड़ी का वीडियो बनाया है, उस बंदे का जवाब बंदा मतलब मिनिस्टर दे रहा है कि भाई एक बंदे ने ऐसे वीडियो बनाया था। तो इट्स मतलब खेलो, ये बढ़िया है। और भी बहुत से लोग हैं जो स्कूटी जिनकी खराब हो गई, वो गाली पे गाली दिए जा रहे हैं सीधे मिनिस्टर साहब को। और आपने देखा होगा वो, आपने देखा नहीं, इतनी बढ़िया लोग बना रहे हैं रील, वो ऐसे करता है, एक बार तू मान तू पेट्रोलियम मिनिस्टर है, बोला कि ओके, वो बस टाटा मार देता है, मतलब और फिर दोनों गाड़ी ऐसे लेकर के जा रहे होते हैं कि खींच के। बढ़िया बना लोगों को जो तकलीफ हुई है ना, उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। मतलब हमको भी हुई है, पर बाकी लोगों को भी हुई है। तो लोगों की गाड़ियां खराब हो गई यार, अब लोगों के पास है ही नहीं और कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया। आपने E20 सीधे थोप दिया मुंह पर कि लो अब जो करना है करो। वो जैसे पुराने टाइम में राजा लोग आते थे, एक फरमान सुनाते थे कि अब से हर किसी को 100 अशर्फियां देनी पड़ेंगी लगान के रूप में। अब जो कमाई रहा है 80, वो देगा कहाँ से 100, उसको खाएगा क्या फिर? तो वही प्रॉब्लम हो गई आज की तारीख में। और ये केवल थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इशू है कि थ्योरेटिकल लेवल पे हाँ चल जाएगा काम, लेकिन नहीं चल रहा है ना। भारत अलग अलग दिख रहा है ना, जब सारी की सारी गाड़ियां ठप पड़ती जा रही हैं। और उससे बुरी बात के एक्सेप्टेंस का ना होना। तुम कह रहे हो कि ये क्या नाम है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने में जो बंदे आपके बहुत बताना चाह रहे हैं आपको, आप सुन नहीं रहे हो कि नहीं कुछ नहीं हुआ। देखो हमने सारे गिरेबान पकड़ करके सारी कंपनियों के मालिकान को बिठा रखा, और देखो वो सब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके ऊपर आपने ये सोचा क्या? मैं आपको बताऊं, एक मिनट का टाइम लूंगा। इस इम्प्लीमेंट को करने से पहले अगर सरकार का प्योर इंटेंट होता, तो इस चीज को करने से पहले एटलीस्ट वो बायोफ्यूल के जितने भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं,
अधिकतर IITs में है जो बायोफ्यूल पर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं जो सालों का है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके अंडर में कुछ 1-2 के अंडर में मैंने भी काम किया। तो मैं बता रहा हूँ कि उनसे आप बात कर लेते ना, अगर प्योर इंटेंट होता आपका, तो आपको वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट ही नहीं करने देते। कहते कि इसको दूर रखो, सबसे पहले जो E5 चला रहा है 5% एथेनॉल है, वो उतना तक बहुत है, उससे ज्यादा औकात से बाहर चला जाएगा। वो आपको पहले मुलाकात में बताते थे। मेरे जैसा इंसान ही आपको बताया था, जिसने अपनी जिंदगी के लगाए 5 साल, वो ही बता देता आपको कि मत करो भाई, मत करो, ना करो ना करो। ना करें जनाब, ना करें। नहीं नहीं नहीं, वो ये भी है, ये वाला कि बहुत बुरे लग रहे हो, मत करो मत करो। बहुत बुरे लग रहे हो। सॉरी, मैं फिर से रेंट मोड में चला गया, मेरा निकल जाता है इधर उधर। चलेगा। बताए इसको लंबाई कहते हैं अपन। हाँ, ये वाला दिखा रहा था मैं कि इन लोगों ने अपनी उसमें लिखा हुआ है, मतलब आप सुन लो। तो आज मैं देश के सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ, जितने 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाते हैं, पेट्रोल की गाड़ियां बनाते हैं, उन सबको चिट्ठी लिख रहा हूँ कि 2 किस्म की कंपनियां हैं। 4 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 3 कंपनियों ने साफ साफ बोला कि अगर उनकी पुरानी गाड़ियों में E20 इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये 3 कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड हीरो मोटर कॉर्प। इन तीनों को अलग चिट्ठी लिख रहे हैं। इन तीनों को लिख रहे हैं कि भाई 4 जुलाई को आपने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर अगर पुरानी गाड़ियों के अंदर E20 व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है तो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा माइलेज में ड्रॉप हो सकती है। लेकिन आपका मैनुअल साफ साफ कहता है कि किसी भी हालत में E10 से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कंट्राडिक्शन है। आप अपना स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट देश के सामने आप इस एक चिट्ठी के जरिए 1 हफ्ते में आप जवाब दीजिए, रिटन स्टेटमेंट दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करना सेफ है। अगर आप कहते हैं कि सेफ है तो 2 प्रश्न पूछे हैं मैंने अपनी चिट्ठी में उनसे कि हमारी जो माइलेज में कमी आएगी, क्या आप उसको कॉम्पेंसेट करोगे। नंबर 2, अगर हमारी गाड़ी में कोई कंपोनेंट खराब होता है तो क्या उसकी रिप्लेसमेंट को आप कॉम्पेंसेट करोगे। एक तो नहीं वाला मीम आ जाएगा। यार पढ़े लिखे लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता यार। मैं मतलब माय सिंपैथीज टू केजरीवाल साहब की, मतलब नहीं यार, nobody cares, nobody gives a damn कि केजरीवाल क्या बोल रहा है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो नहीं, सिंपल बात है कि nobody cares, even people do not care। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी अगर खराब भी हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वोट मोदी को ही दूंगा, फर्क नहीं पड़ता उनको यार। तो इट इज बड़े दो। तो आज का मुकदमा मुदस्समा यहीं तक रखें इसको। यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बात चलेगी तो दूर तक जाएगी, बहुत सारी बातें करने की हैं इसमें, बट नोबडी वांट्स टू लिसन। मैं जैसा बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोलने को 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, बट फायदा क्या उससे। नहीं, अगर ये वीडियो अच्छी जाएगी तो हम आपसे पकड़ के लेकर के आएंगे आपसे लेक्चर दिलवाने के लिए। क्या कर, पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कोई ऑप्शन ना होते हुए भी आदमी क्या कर सकता है। तो वो एक बात, उस डायरेक्शन से लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का मॉनेटरी फायदा हो सकता है उसमें। मतलब उसको भी सोचना पड़ेगा कि करके सकते हैं आप, बट वी हैव टू चर्न आवर ब्रेन्स की व्हाट यू कैन डू अदर देन गाली देने के अलावा। एक तो इंटरनल मामला है ना थोड़ा सा कि मतलब अंदर की तरफ है सब कुछ, जो भी चीजें मतलब जैसे इंडिया जुगाड़ू देश है, तो जब भी बाहर कुछ हो रहा होता है तो लगा लेते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ के, हाँ ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इंजन खुल रहा है या टंकी के अंदर बात हो रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन अगर कुछ बाहर होता तो मजा आ जाता। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते। अगर टायर वायर पे लोगों ने कुछ किया होता, हवा वगैरह कि नाइट्रोजन नहीं बढ़ेगी, सबके टायरों में ऑक्सीजन डाली जाएगी। तो घर पे वो लाते कुछ, जैसे लोग लगवा लेते ना सीएनजी की टंकी, तो अधिकतर लोग फिर वही करेंगे। अब बेसिकली सीएनजी की टंकी लगवा लेंगे। जैसे अब उसका भी आ रहा है टीवीएस का या कुछ एक्टिवा या किसी का सीएनजी वर्जन आ रहा है कि वो टंक आपके जहाँ बैठते हो आप सीट के नीचे सीएनजी का टैंक लगाएंगे। आई वाज लाफिंग कि भाई कहाँ पे टैंक लगा रहे हो, उसकी कोई सेफ्टी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते।
सीएनजी का टंकी जो लगा रहे हो, फटेगा तो इंसान भी फटेगा उसके साथ। तो कुछ भी कर रहे हैं हमारे देश में लोग, तो ये अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज पर लोग जाएंगे अब, और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सीएनजी है सबसे बड़ी, या फिर आपका इलेक्ट्रिक वाला भी चल रहा है कोयले से ही, तो उसमें भी ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। बट एटलीस्ट आपकी गाड़ी तो नहीं बंद होगी, ये तो है इलेक्ट्रिक में। अभी तो मानसून आ रहा है, अभी देखना, अब देखो नमी और बढ़ने वाली है, और पानी तो बैंड वैसे ही बजने बढ़ वाली रहा है, है, अभी तो ऐसा बैंड बजने सेपरेशन वाली है। होगा। अरे हमारी मजा गाड़ी तो E20 है, हमें क्या मतलब है। फ्लेक्स। फ्लेक्स चले फ्यूल। फ्लेक्स ठीक है फ्लेक्स। सर, आज की बकैती को यहीं तक विराम देंगे, तो देख लीजिएगा, पता नहीं कौन बैठा है यहाँ तक, बट ठीक हाँ मुझे लगता नहीं है आज ज्यादा लोग बैठे। जो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, प्लीज कमेंट में डालो, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले कि हम सच में बना रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि नहीं यहाँ तक। प्लीज कमेंट में जरूर डालें कि हम देख रहे हैं, तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। और Yes. सब्सक्राइब करें जरूर, जो लोग देख रहे हैं यहाँ तक, वो तो कर ही रखा होगा, पर बाकी लोग भी। बाय बाय। बाय बाय।